तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इन वीडियो को मैं शुरुआत करने से पहले ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में पहला जो हमारा पॉइंट बनता है तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाला है, और दूसरा जो पॉइंट है इस सिविलाइजेशन का डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाला है। मतलब इस सिविलाइजेशन के कौन कौन से जो लोग थे उन्होंने इस सभ्यता में योगदान दिया। और जो हमारा तीसरा आता है टाइम पीरियड, मतलब इस सभ्यता के जो कौन से समय था इसके बारे में पढ़ना है, कौन से समय में इस सभ्यता को माना गया। और जो हमारा चौथा पॉइंट आता है इसके एज के बारे में, मतलब ये कौन कौन से एज में इसको कौन कौन सा एज में नाम दिया गया। हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है फेजेस के बारे में, मतलब ये सभ्यता है अलग अलग फेजेस में जाना जाता है। तो कौन सा फेजेस है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को रखा गया। तो चलिए इस वीडियो में सारे जानकारी देखते हैं। हमारा कंटेंट का ये फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो पहले चलते हैं इस सभ्यता का इंट्रोडक्शन के पहले में ये बेसिक जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो ये पहला जो बेसिक जानकारी एरिया की, एरिया में क्षेत्रफल। तो इसकी बात आती है पहली, इसकी कितनी क्षेत्रफल है इस सभ्यता की, कितनी पूरी सभ्यता है जो कितना विस्तृत, मतलब यह सभ्यता पूरी कितनी फैली हुई है। तो समझना 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई है। और जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा क्या, अब इसके बाउंड्री के बारे में, सबसे पश्चिमी भाग, सबसे पूर्वी भाग, सबसे दक्षिणी भाग और इधर सबसे उत्तरी भाग। तो उसके बारे में पढ़ते इसके बाउंड्री के बारे में। तो इस तरह से समझना। तो इधर पड़ता है पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख। इधर पड़ता है पूरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और इसको और इधर पड़ता है पूरा उत्तर प्रदेश, और इस साइड में पूरा वेस्ट में पड़ जाता है पूरा बालूचिस्तान, पाकिस्तान में जो बालूचिस्तान है। तो अब इसकी जो स्थल की बात आती है, ये तो जगह का नाम, इसका राज का नाम हो गया। तो अब इसमें कौन सा स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कौन सा स्थल है। तो लद्दाख में याद रखना क्या, मानदा। इधर लिखता हूँ इस तरह से डिवाइड करना है, इधर लद्दाख का याद रखना, लद्दाख में। तो लद्दाख में याद रखना जो मानदा है, मानदा स्थल है। ये जो स्थल है, ये मानदा स्थल कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु मानदा है। और ये जो लाइज करता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना अखनूर, अखनूर, जो अखनूर जिला में, मतलब अखनूर डिस्ट्रिक्ट, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है अखनूर डिस्ट्रिक्ट में ये लाइज करती है। और बात आती है लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में लाइज करता है। तो पहला याद रखना नॉर्दर्न पॉइंट है, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट साइट। तो ये सबसे क्या उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इस सभ्यता का याद रखना कौन सा, लद्दाख में मानदा। अब जो दूसरा आता है जिसकी वेस्टर्न पॉइंट साइट, ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है तो इसमें आता है सबसे पश्चिमी बिंदु स्थल। तो सबसे बिंदु स्थल तो याद रखना कि ये जो दूसरा में सबसे बालूचिस्तान में लाइज करता है, कहाँ, बालूचिस्तान में। इसका जो नाम है सुत कांगेंडोर, याद रखना सुत डोर। तो ये जो लाइज करती है इस स्थल का नाम है, ये पूरा स्थल का नाम है, ये याद रखना जो बालूचिस्तान है ये कौन सा प्रोविनेंस है, इसका नाम, ये कौन सा प्रोविनेंस है, प्रांत है, समझना पूरा क्या प्रांत है। तो बालूचिस्तान लाइज करता है प्रांत में। अब जो तीसरा आता है जो साउथेस्ट पॉइंट साइट, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु में लाइज करता महाराष्ट्र है ये। तो ये महाराष्ट्र याद करना कौन सा, ये जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का कौन सा स्थल अब आता है, कौन सा का स्थल है जो इस सबसे दक्षिणी बिंदु में लाइज करता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु में याद रखना दाइमाबाद, दाइमाबाद। दाइमाबाद। अब ये जो दाइमाबाद है, अब जो
क्वेश्चन बनता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट इसकी, पूरी डिस्ट्रिक्ट इसकी हो जाएगी अहमदनगर, अहमदनगर। तो इतना याद रखना, कौन सा, अहमदनगर याद रखना। ये जो लाइज करती है अहमदनगर में। अब जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, अब जो चौथा आता है ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट साइट मतलब सबसे पूर्वी, पूर्वी पॉइंट इस स्थल मतलब इस सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी पॉइंट में याद रखना कि जो कहाँ लाइज करता है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लाइज करता। स्थल का नाम याद रखना कि आलमगीरपुर, इस स्थल का नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बिंदु में उत्तर प्रदेश में। अब इसकी जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो याद रखना कि मेरठ, मेरठ जिला में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना क्लियर हो गया कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट साइट और वेस्टर्न पॉइंट साइट, साउदर्न वेस्ट पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट साइट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये दूसरी पॉइंट जो बात कर लिए थे इसके पहले, बाउंड्री तो हो गई है कंप्लीट। हाँ, अब तीसरी पॉइंट आती है इसके साइट के बारे में। तो इसके साइट के बारे में समझना कि ये जो साइट है दो भागों में, कौन पहला जो साइट है लोकेटेड है कहाँ का, तो समझना कि कौन से कंट्री में, कंट्री की पहले बात करते हैं। तो लोकेटेड कंट्री, ये दो कंट्री में डिवाइडिंग है। ये जो आईवीसी है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पूरा पहला इंडिया में लाइज करता है, इंडिया में है, और दूसरा पाकिस्तान में है। तो अब जो याद रखना कि पाकिस्तान में, इंडिया में टोटल कितने राज्य है जिसमें कि यह स्थल पूरा विस्तृत है। तो पहला पॉइंट समझना है कि इंडिया में टोटल स्टेट की संख्या 9 है, और यूनियन टेरिटरीज लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरीज 2 है। मतलब ये जो स्थल है मतलब ये क्या जगह है, तो इसमें पूरे इंडिया में लाइज करता है इतना। और पाकिस्तान में समझना कि पूरा प्रोविनेंस, प्रोविनेंस मतलब प्रांत, टोटल 3 प्रांत इस सभ्यता में विस्तृत, यह सभ्यता पाकिस्तान में विस्तृत है और इसमें कोई राज नहीं है। तो इतना समझना। तो यहाँ पर इस मैप में देख लेते हैं इंडिया स्टेट और पाकिस्तान के बारे में। तो ये जो लद्दाख है पूरा, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइडिंग हुआ, तो ये लद्दाख का पार्ट है और ये जम्मू कश्मीर का है। तो ये दो क्या, ये दोनों क्या यूटी है, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज 2 हो गया। अब जो पहला है इधर समझना है पूरा पंजाब है, ये पंजाब का राज्य है भारत का। और इधर क्या, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, ये राजस्थान पूरा है, राजस्थान का भाग, और ये पूरा उत्तर प्रदेश, और ये उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड है। अब जो ये गुजरात है ये पूरा एमपी हो गया, और ये महाराष्ट्र। मतलब टोटल काउंट करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब टोटल जो है स्टेट्स मतलब भारत में कितने हैं, 9। अब पाकिस्तान की बात आती है तो बालूचिस्तान, ये बालूचिस्तान है, ये सिंध है, सिंध प्रोविनेंस, ये तीनों क्या प्रोविनेंस है। और ये पूरा, ये सिंध प्रोविनेंस और ये पूरा पंजाब प्रोविनेंस है। तो ये तीनों, ये जो 3 है क्या, 3 क्या प्रोविनेंस है, मतलब 3 प्रांत हैं। तो समझ गया, इसके टॉपिक पे क्लियर कर दिए। अब जो बात करते हैं इस तक क्लियर हो गया। अब जो इंडिया में टोटल लगभग 900 प्लस साइट पाई गई, मतलब, और इसमें जो है 415 साइट प्लस पाए गए। मतलब कि टोटल जो अभी तक की सिंधु घाटी सभ्यता की टोटल याद रखना कि 1400 साइट्स पाए गए पूरे इस सिविलाइजेशन में। आईवीसी में टोटल इससे 1400 से प्लस साइट स्थल पाए गए आईवीसी में। तो जिसमें कि 900 से प्लस इसमें इंडिया में लाइज करती है और पाकिस्तान में 450। अब एक चीज़ याद रखना कि अब जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाए गए इस पूरे
पाकिस्तान और इंडिया में। तो यहाँ से याद रखना एक चीज़ नोट में कि मस्ट साइट्स हैव फाउंड, मतलब सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाया गया, तो याद रखना कहाँ, गुजरात। सबसे ज़्यादा स्थल पाया गया, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, मैंने लिख दिया हिंदी और इंग्लिश में जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे ज़्यादा जो साइट है स्थल पाए गए हैं कहाँ, तो गुजरात में। ये टॉपिक याद रखना, तो इतना क्लियर होगा। तो यहाँ समझना इसकी एज, तो इसकी मतलब ईयर्स टोटल की बात करें तो ये 5000 साल से भी ज़्यादा है, मतलब 5000 साल से ज़्यादा है। और कहीं कहीं जगह तो आपको मिलेगा कि ये 8000 साल पुराना है, 7000 पुराना। तो ये किस कारण पता चलता है, तो उस समय की जो हार्वेस्टिंग हुई या दर्शाता है कि या जो सभ्यता रही होगी बहुत ही पुरानी सभ्यता रही होगी। तो हम अपने नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। तो अब दूसरे कंटेंट पे आ गए। तो आज का जो दूसरा कंटेंट है, मतलब इस सभ्यता का जो और भी क्या अलग नाम है, तो उसके बेसिस पे याद करेंगे। तो समझते, अगर नेम की बात होती है, नाम की बारी हो रही है, मतलब इसकी नामांकन की बात हो रही है, मतलब किसी सभ्यता का अगर नाम रखी जाती है तो दो रीजन, दो बेसिस पे रखी जाती है। तो पहला समझना इस तरह से, दो बेसिस पे। पहला जो होता है रूलर, फाउंडर, या उसके उस समय के जो लोग थे उस समय के, उसी के बेसिस पर नाम रखा जाता है। मतलब उस समय के जो रूलर, शासक कौन रहे होंगे, या उस समय का संस्थापक कौन रह गया, या उस समय के जो लोग होंगे कौन से लोग रहते थे, इसी बेसिस पर नाम रखा जाता है। तो कब ये जो रीजन है कब फॉलो होगा, जब इसके बारे में हमें पता चलेगा। कब पता चलेगा, अगर उसकी लैंग्वेज, उस सभ्यता का अगर कोई लैंग्वेज होगा तो पता चलेगा, तब हम इस रीजन को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम तो रूलर फाउंडर और पीपल का कब पता चलता है, जबकि उसके लैंग्वेज के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी लैंग्वेज हमें पता नहीं चल पाई, मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट मिली, लिखित स्क्रिप्ट मिले, लेकिन उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए। इस बेसिस पे इसका नाम रखा जाता है, लेकिन ये क्या कैंसिल हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट आता है नाम रखने की, वो होती है लैंड, भूमि के बेसिस पे रखी जाती है, या तो वाटर की बेसिस पे, या तो जल की बेसिस पे रखी जाती है। तो क्या हुआ कि अगर लैंड के बारे में बात करते हैं तो पहली खोज किसने, चार्ल्स मेसन ने की 1826 में। या इनको घूमने का बहुत शौक था, इन्होंने बहुत सारे स्थल पे घूमा, और इन्होंने क्या, हड़प्पा, एक हड़प्पा नगर था, कौन सा, हड़प्पा स्थल था, ये पंजाब प्रोविंस में इधर है। तो ये पंजाब प्रोविंस में इस स्थल पर जाकर पहुंचा और इन्होंने खोज किया। तो ये जब खोज हुआ, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसकी जो खुदाई हुई तो 1921 में हुई। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। तो इसके बाद एक सभ्यता की और खोज हुई, मोहनजोदड़ो। तो इसकी भी 1922 में हुई। तो इससे क्या, एक के बाद एक स्थल खोजी जाने लगी। तो इसमें कॉमन, तो नाम रखने की जब बात आई तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बताया कि यह स्थल की पहले रीजन क्या थी, पहली बेसिस किस बेसिस पे, तो लैंड, भूमि के बेसिस पर नाम रखी जाती थी। तो पहला बेसिस किस पर रखा गया, तो हड़प्पा, पहली स्थल किसकी, हड़प्पा खोजी, तो उसी के नाम पर क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। तो पूरा नाम क्या आ गया, पहला नाम आ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो दूसरा नाम आया वाटर का था। तो इसमें क्या हुआ, एक के बाद अगर इसके बाद स्थल जो खोजी जाने लगी तो सभी में कॉमन क्या देखी जाने लगी थी कि जो सिंधु नदी था, इंडस रिवर था, वो सभी में क्या, सभी नदी में के किनारे पाया जा रहा था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। ये दोनों नाम तो सुनेंगे, और कोई क्या, और कोई नाम होता, एक नाम और है, किस कारण पे, इसी कारण के वाटर बेस। जब 19वीं सदी 20वीं सदी में और भी खोज होने लगी तो पता चला कि ये जो सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर के किनारे भी बहुत सारे स्थल की ली जा रही है। इसी के बेसिस पर आर्कोलॉजिस्ट ने देखा और इसका नाम रख दिया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो क्या नाम रखा,
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि ये दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में बहुत ही कम ही पीपल जानते हैं। तो क्लियर होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। आज का जो तीसरा कंटेंट है इसके डिस्कवरी के बारे में, जो कि सभी सभ्यता का एक मेन रूप होता है। तो डिस्कवरी के बारे में पहला मैंने बताया कि जो पहला खोज के बारे में जाना जाता है चार्ल्स मैसन। इनकी कहानी इस तरह से है कि इनको घूमने का बहुत शौक था, तो इन्होंने बहुत जगह घूमा, इन्होंने बहुत सारा किताब भी लिखा। तो इसी किताब में इन्होंने इस सभ्यता का एक स्थल, जो पहला स्थल हड़प्पा नगर खोज में और इन्होंने अपना किताब में बताया। तो इनकी जो स्थल में जाकर पहुंचा 1826 में हड़प्पा साइट में, मतलब क्या हड़प्पा साइट में इन्होंने क्या विजिट किया। तो हड़प्पा साइट में विजिट किया, इन्होंने देखा इस सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में इन्होंने अपने किताब में बताया। तो कौन से किताब में, याद रखना कि कौन से किताब में, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इन्होंने, नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने बताया है सारी जानकारी, कि उन्होंने बहुत सारे स्केच भी बनाए और पब्लिश किया 1842 में। तो पब्लिश 1842 में किया इन्होंने। तो इस माध्यम से बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनको पता चला कि या कोई हड़प्पा नगर है या कोई खंडर है। तो इनको जो चार्ल्स मैसन था, इनको यह पता नहीं था कि यह सिविलाइजेशन कितने वर्ष पुराना है। अब जो दूसरी इनके बाद ये एक आर्कोलॉजिस्ट लोग पहुंचे, तो समझना कि एक आर्कोलॉजिस्ट, तो एक आर्कोलॉजिस्ट पहुंचे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्होंने फर्स्ट विजिट किया 1853 में इसी हड़प्पा स्थल में। तो इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च किए 1853 में। इनकी जो याद रखना कि 3 रिसर्च हुई, 1856 और लास्ट वाला 1875। तो ये जो सक्सेसफुल नहीं रहे, किन बेसिस पर, तो इनकी जो रिजल्ट थी, इनकी रिसर्च के बाद इन्होंने बताया कि यह जो सभ्यता रही होगी, या कोई गौतम बुद्ध के समय का कोई पार्ट रहा होगा। इसी से इनका जो सभ्यता, इनकी जो सक्सेस थी, इन्होंने जो कोशिश की अपने खोज के कर में क्रेडिट लेने के नाम में, तो इन्होंने इनकी जो अनसक्सेसफुल रही। अब जो तीसरी बात आती है, तो वॉटन बंदूक है। वॉटन बंधु, ये दो भाई थे, इनका नाम सुनो। ये दोनों इंजीनियर थे। क्या इंजीनियर? ये दोनों भाई इंजीनियर थे। इनकी बात हुई, ये पूरा लाहौर से लेकर कराची तक, ये लाहौर से लेकर कराची तक पूरी रेलवे की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिनमें कि इन्होंने क्या हड़प्पा स्थल पर जाकर पहुंचा। हड़प्पा स्थल पर जाके पहुंचा, इनको कुछ ईंटों की ज़रूरत थी, कि लोकल पीपल उस समय के थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक खंडर है, जिस वहाँ से ईंटें जाकर ले सकते हैं। तो उन्होंने ईंटें देखा और उनको कुछ लगा, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई पुराने ज़माना का कोई खंडर रहा होगा। इनकी बटन बंदूक की बात हो गई। जो अब जो बात आई, जो इसके बाद 100 साल बाद जो बने जॉन मार्शल, इनके अंडर में, इनके इंस्ट्रक्शन पे 2 पीपल काम करते थे, याद रखना। 2 पीपल कौन से थे? तो एक था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो पहला नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। मतलब क्या, हड़प्पा की खोज तो हुई थी, जानकारी बहुत से लोगों जानते थे, लेकिन इस समय, लेकिन इसके 100 साल बाद इन्होंने हड़प्पा स्थल की पूरी खोज कर दी। तो राखल दास बनर्जी, ये वेस्ट बंगाल से थे। तो इन्होंने, राखल दास बनर्जी ने, इन्होंने भी खोजी मोहनजोदड़ो की। तो इसके जस्ट 1 साल बाद इन्होंने भी एक स्थल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल खोज निकाली, जो मोहनजोदड़ो थी।
तो इस तरह से डिस्कवरी हुई इस सभ्यता की। बहुत सारे सिविलाइजेशन स्थल, इस सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे जाने लगे, डिस्कवरी खत्म हुआ। अब जो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो टाइम पीरियड की बात आती है। तो टाइम पीरियड में समझना है इस सिविलाइजेशन की, अब बहुत ही छोटा है, 2315 BCE से लेकर सिविलाइजेशन का 1715 BCE तक, इसका जो एग्जैक्टली यही माना गया है। तो किस बेसिस पर माना गया है तो याद रखना। अब इसकी पता चली इस सभ्यता के इस टाइम पीरियड पर रखा है किस कारण, तो रेडियो कार्बन मतलब C14 के अनुसार पर पता चल पाए। तो इससे रेडियो कार्बन में क्या होता है कि कितनी भी सभ्यता हो उसमें कार्बन पाया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसके वेदर में, तो पता चल पाती है कि यह सभ्यता कितने वर्ष पुरानी। तो अब जो एज की बात आती है, मतलब इस सिविलाइजेशन को कौन से एज में रखा गया, तो याद रखना इनको, इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज में रखा गया। तो ब्रोंज एज इसलिए रखा गया कि बहुत सारे स्क्रिप्ट उस समय मिले थे जो कि ब्रोंज का बना था, स्क्रप्चर मिले थे, तो बहुत सारे मूर्तियां मिली थी जो कि ब्रोंज का बना था। जो ब्रोंज बनता है कॉपर और प्लस टीन को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता है, जिसमें कि उस समय के जो फैक्ट्रीज थे, बड़े बड़े फैक्ट्री में उसमें ब्रोंज बनाया जाता था, और जो कि बहुत ही गजब गजब वहाँ के स्कल्पचर जो मूर्तियाँ होती थी ब्रोंज की बनी थी। अब जो दूसरा नाम इसको रखा गया, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आती है तो इनको रखा गया, अब जो दूसरी पॉइंट आती है कि इनको रखा गया प्रोटो हिस्टोरिक में। प्रोटो हिस्टोरिक किस लिए, अब समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक का हिस्ट्री मतलब जो इतिहास है, इतिहास हिस्ट्री को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहला में क्या होता है कि उसकी जो लिपि होती है, लैंग्वेजिंग होती है, पहला में उसकी कोई स्क्रिप्ट ही ना हो, उसकी कोई लिखित ही ना हो। तो इसमें किसमें, पैलियोलिथिक एज में पाया जाता है, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ये जितने भी एज में, इन सारे चीज में क्या देखा गया, प्री हिस्टोरिक देखा गया। मतलब क्या, इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। इसके बारे में किस बेसिस पे जानकारी है कि उसकी जो ड्राइंग होती, जो रॉक्स होते थे पत्थर में, वो अपना ड्राइंग बनाए जाते, तो इसको क्या प्री हिस्टोरिक में रखा गया। अब जो दूसरा आया प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता था कि अगर इसकी कोई स्क्रिप्ट तो है, इसमें भी क्या स्क्रिप्ट इसकी है, स्क्रिप्ट तो होती है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को पढ़ी नहीं जाती। मतलब इसमें इसी तरह हुआ कि ये जो सभ्यता है, इसमें हमें सील में बहुत सारे स्क्रिप्ट, इसका जो लैंग्वेज था वो मिला, सिंबॉलिक लैंग्वेज मिला, कम से कम 4000 से भी ज़्यादा है तो मिला, लेकिन उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए, जिससे कि उसके राजा महाराजा और भी उस समय के किस लोग थे और किस कारण उस समय की और भी क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाए। तो ये स्क्रिप्ट, तो इनको इसलिए रखा गया क्योंकि इनको जो स्क्रिप्ट थी नहीं पढ़ पाए, ट्रांसलेट नहीं हो पाई, ट्रांसलेट, जिससे कि अब प्रोटो हिस्टोरिक में इस सिविलाइजेशन को रखा जाता। अगर इसको पढ़ लिया जाता तो पूरा क्या इतिहास के रूप में जाना जाता। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या फेजेस समझना, फेजेस और चरण, मतलब ये जो सभ्यता है इनको अलग अलग फेजेस में जाना जाता है। तो फेजेस समझना या स्टेजेस, तो इनको तीन मेनली रूप से तीन फेजेस में डिवाइडेड किया गया। तो पहला जो फेजेस होता है, इसकी जो टाइम पीरियड रहेगी 3300 से लेकर इसकी जो रही टोटल 2600 तक पाई जाती है। मतलब इस फेजेस में, पहला फेजेस में क्या बताया गया, तो इसे क्या कहा गया, प्री हड़प्पा। तो इस टाइम पीरियड को क्या प्री हड़प्पा में क्या 3300 से लेकर, अब जो दूसरा आया वो 26 BC से लेकर 19 BC तक रहा, और इसे कहा क्या, इसे पूरा मैच्योर हड़प्पा कहा गया, और इसे क्या नाम दिया गया, मैच्योर हड़प्पा। 1900 से लेकर पूरा 1300 तक BC तक रहा, तो इसे कहा गया लेट हड़प्पा। तो समझना कि इसे, अगर इस सिविलाइजेशन को किसके बीच पढ़ रहे हैं हम सब, 23 था, 2315 से लेकर 1715 BC से, तो हमें कौन सा पढ़ना है, मैच्योर हड़प्पा। तो ये क्या, मैच्योर हड़प्पा का याद रखना टाइम पीरियड, इसकी जो टाइम पीरियड रही इतनी याद रखना, लेकिन रियलिटी में क्या
थ्री ये हड़प्पा की साइट है, लेकिन ये फेजस मैच्योर हड़प्पा की। तो ये इतना क्लियर हो गया। तो ये वीडियो जो थी आपने जो पढ़ा ये पार्ट 1 थी। तो पार्ट 2 में ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, थोड़ी चीज़ बता दिया। अब जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, इसके जो टाउन प्लानिंग है और सारी चीज़ टाउन प्लानिंग पे तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।